हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे आई थिंक, हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, ये अगर बात की जाए तो हम लोग 9th क्लास है, ठीक है, 9th क्लास, ठीक है, उसका हम लोग पहले चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है वो देखेंगे। उसके बाद ये सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा मत देखना, जैसे मैं समझाऊंगा ना उस तरह से नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि आखिर मैटर क्या है। ठीक है, ये जो पदार्थ है इसे क्या है। अगर बात की जाए प्राचीन भारतीय विद्वानों की, तो उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों में बांटा। आप 5 तत्वों का नाम सुने होंगे। ठीक है, जैसे वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। ठीक है, तो उन्हें लगा कि जो भी पदार्थ है इन 5 चीज़ों से ही, मूलभूत चीज़ों से ही मिल के बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमारा अभी जो सिनेरियो है, जो मॉडर्न साइंस है, वो इसे 2 भागों में डिवाइड करता है, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, तो जब हम लोग मैटर पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग पदार्थ को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहले हम इसे एक भौतिक गुणधर्म के रूप में बांट देते हैं और दूसरे को रासायनिक गुणधर्म के रूप में। ठीक है, तो अभी जो ये पहला चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि भौतिक गुणधर्म के बारे में जो है, ये जो पहले चैप्टर में हम लोग पूरे भौतिक गुणधर्म जो पदार्थ है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें जानना है कि आखिर ये पदार्थ है क्या। ठीक है, तो देखो, पदार्थ को समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मैं भी एक पदार्थ हूँ। जैसे पेंसिल है तो ये भी एक पदार्थ है, ये जो बोर्ड है वो भी एक पदार्थ है। जनरली आप ऐसे कर सकते हो कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पे, अभी आप जहाँ भी हो, जैसे मान लो कि आप एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तो एक कमरे में जो भी चीज़ें आपको दिख रहा हो वो सब चीज़ें पदार्थ है। ठीक है, ठीक है, अगर आप डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि वो चीज़ें जिसका आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, वो सारी चीज़ें जो भी आप देख सकते हो ना, उसे हम लोग पदार्थ करेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो पदार्थ तो हम लोग समझ गए कि पदार्थ किसे बोलेंगे, वो चीज़ें, हर चीज़ें जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, जिसका मास हो, ठीक है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें पदार्थ है। ठीक है, अब पदार्थ को तो हम लोग समझ गए कि पदार्थ क्या है। अब पदार्थ को हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं, 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पे और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। अब भौतिक गुणधर्म के आधार पे ही चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पदार्थ जो होते हैं उसके भौतिक स्वरूप क्या होते हैं। ठीक है, जो कोई भी पदार्थ है, जैसे कोई मैटर है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास 1 kg शक्कर है, ठीक है, तो वो भी एक पदार्थ है। 1 लीटर तेल है तो वो भी एक क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हम लोग देखते हैं कि पदार्थ जो होता है, ये जो पदार्थ है, ठीक है, जो मैटर है, वो क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। जैसे देखो, यहाँ पे आप एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं, इसमें हम लोग भर देते हैं पानी। ठीक है, इसमें हम लोग डाल देते हैं पानी, ऊपर से हम लोग इसमें क्या, नमक को ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, आपने नमक लिया 1 चम्मच और इस पानी में डाल दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो जल है, ठीक है, ये जल भी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, और ये जो नमक है वो भी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, ये भी पदार्थ है। तो इस नमक को जब हम लोग इसमें डालेंगे तो ये पूरे क्या हो जाता है, घुल जाएगा। तो घुलने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि जो पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, तभी तो ये वाटर में घुल गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप नमक लिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप अगर बालू ले लो, ठीक है, ठीक है, तो बालू लेने के बाद क्या हो जाएगा कि जब आप बालू को डालोगे तो वो नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ जो पदार्थ होते हैं वो घुल भी सकते हैं, कुछ पदार्थ नहीं भी घुल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो नमक डालने के बाद हमें क्या पता चला कि पदार्थ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग ये लिए ना, बालू लिए, जैसे आप मान लो और कोई भी एग्जाम्पल ले लोगे, जैसे आप बोलोगे कि कोई पत्थर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब आप पत्थर लोगे और उसे जल में डालोगे तो घुलेगा नहीं, लेकिन वो भी पदार्थ है। तो जब उस पत्थर को हम तोड़ेंगे, उसे और मतलब किसी भी यंत्र के द्वारा जब आप तोड़ते जाते हो, ठीक है, या जैसे यहाँ पे हमने बालू का एग्जाम्पल लिया, तो उसे और महीन करोगे तो उसका भी एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
तो इससे यही पता चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पत्थर भी लो तो वो दिखेगा आपको बड़ा, लेकिन उसका भी क्या है, वो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, जब उसे हम लोग तोड़ते हैं तो, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है। ये प्रयोग से हम लोग देखेंगे कि जो पदार्थ है हमारे पास आखिर वो कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे ना तो उसे तोड़ के बहुत छोटे छोटे चीज़ों में, मतलब टुकड़ों में बांटा जा सकता है, बहुत छोटा, ठीक है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि जो पदार्थ के कण हैं वो कितने छोटे और हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप पदार्थ समझ गए होंगे, ठीक है। इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कैटेगरी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो हम इसे कैंसिल करते हैं ताकि आप चीज़ों को यहाँ से समझना कि ये पदार्थ, जैसे कोई भी पदार्थ है तो कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एक बीकर लेंगे, ठीक है, ये रहा बीकर, इस तरह से आप बीकर बना लो, ठीक है। ये रहा बीकर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लोग ले लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। मान लेते हैं इसमें 100 ml जल है, ठीक है। इसमें जो है 100 ml जल भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के हम लोग 1 से 2 क्रिस्टल को डालेंगे, ठीक है। उसका जो टुकड़ा होता है उसे डालेंगे। डालने के बाद आप देखोगे कि ये जो रंगीन हो गया, ठीक है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट लोगे तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट को ना KMnO4 से भी, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र जो हम इसे लिखते हैं, इसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो जब आप हम लोग 10th में जाएंगे ना तो 10th में हम लोग को पता चलेगा कि आखिर ये पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसे जैसे ही इसे जल में डालोगे K+ और A- के फॉर्म में इसे टूट जाएगा और घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या होगा, घुलने के बाद ये रंगीन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि 100 ml पानी जो है वो पूरा रंगीन दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आप पानी रखे हो इसमें, ये कितना है, मान लेते हैं इसमें क्या है 90 ml पानी है, और ये जो 100 ml पानी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जो 100 ml पानी था वो पूरा रंगीन दिख रहा है आपको, ठीक है। पूरा पानी जो है वो रंगीन हो चुका है। अब इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से 10 ml हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से 10 ml पानी निकालेंगे, ये जो रंगीन पानी है उस रंगीन पानी को इसमें डालेंगे। यहाँ से 10 ml को निकालना है और इसमें डालना है, तो ये भी कितना हो गया 100 ml। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसका कलर हल्का हल्का होते जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा हल्का कलर का हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे अपनी आंखों से, तो ये आपको थोड़ा सा हल्का रंगीन दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का रंगीन हो जाएगा इसका कलर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, जैसे 10 ml डाले तो इतना हुआ, तो ये थोड़ा सा हल्का होगा, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे ये भी जो वाटर था वो 90 ml था, ठीक है। इसमें कुछ घुला हुआ नहीं था। फिर इसमें से फिर 10 ml हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एक इतना था 90 ml, 10 ml डालने के बाद कितना हो गया था, पूरा टोटल हो गया था कितना 100 ml, ठीक है। 100 ml में से क्या किए 10 ml को फिर से निकालते हैं और फिर से इसमें डालते हैं। तो आप इसे देखोगे तो ये भी थोड़ा सा इससे भी थोड़ा और कम रंगीन दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब यही चीज़ें चलते रहेंगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि 1 लीटर पानी के साथ, यानी कि 1 लीटर बोले तो 1000 ml पानी के साथ हम लोग ये करेंगे प्रयोग, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा कि पहले वाले में क्या था, पहले वाले में बहुत ज़्यादा रंगीन दिखेगा आपको, ठीक है। जब आप दूसरे में डालोगे तो आपको और कम रंगीन दिखेगा, तीसरे में करोगे, चौथे में करोगे, 5वें में करोगे, इस तरह से आप करते जाओगे ना तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि कलर थोड़ा थोड़ा हल्का होते जा रहा है, ठीक है। हल्का होते जा रहा है, यहाँ पे तो आपको ये दिखा। लेकिन आप सोचो कि यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 1 से 2 क्रिस्टल, बस 1 से 2 क्रिस्टल, और ये पूरे 1000 ml पानी को क्या कर दे रहा है, रंगीन कर दे रहा है। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे, इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो पदार्थ है वो कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते,
ठीक है, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उस एग्जाम्पल को लेने के लिए क्या करना है, या तो आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल के देख लो कि हाँ पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, तभी तो ये पूरा घुल रहा है, या तो आप नमक डाल दो, या तो आप शुगर डाल दो। उससे आपको ये दो चीज़ें जो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप था, इसमें हमें दो चीज़ों को तो पढ़ चुके हैं कि ठीक है ये दो चीज़ें हम लोग समझ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या समझना है और। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। हमें एज्यूम करना है, हमें मानना है कि आखिर जो हम मैटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कितना छोटा हो सकता है, ये जानना था। अब हमें देखना है कि पदार्थ के कण के अभिलाक्षणिक गुण, जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे देखा कि मान लो कि नमक है, ठीक है, यहाँ पे चीनी रखा हुआ, यहाँ पे मैंने क्या बताया, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सभी पदार्थ है। ठीक है, मैं बताया ना कि दुनिया में जो चीज़ आपको दिख रहा हो सब पदार्थ है, जो भी चीज़ जो आप देख सकते हो सब पदार्थ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे नमक है, चीनी है, पोटेशियम परमैंगनेट है, यहाँ तक तो हमें पता चल रहा है। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो पदार्थ है, यहाँ पे जो पदार्थ है इसमें कौन कौन से गुण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जल है, वो भी क्या है, तो जल क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ में क्या होता है, जैसे जल आपने देखा, यहाँ पे देखा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या हो सकता है, जल भी हो सकता है। ठीक है, हमें पता चल गया कि जल भी हो सकता है। अब देखना है कि क्या जल में रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, अब हमने एक प्रयोग किया, अभी जस्ट मैंने आपको दो प्रयोग करवाए। एक प्रयोग में क्या देखा कि यहाँ पे जैसे हम लोग एक बीकर लेते हैं, उसमें क्या भरा था, हमारे पास जल भरा हुआ था। अब जल भरा हुआ था, उसमें जैसे आपने क्या डाला, 1 चम्मच नमक डाल दिया। ठीक है, नमक डालने के बाद क्या हुआ, ये पूरी तरह से घुल गया। ठीक है, तो घुलने के बाद आप देखोगे कि जैसे मान लो कि इसमें 90 ml, ठीक है, जल था। ठीक है, 90 ml जल था। ठीक है, इस गिलास में 90 ml जल था, आपने नमक डाल दिया 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, फिर भी आप देखोगे ना कि जो जल का आयतन है, यहाँ जैसे जल का आयतन मान लो कि यहाँ तक है। ठीक है, आप नमक डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो आप ये नहीं देखोगे कि जो 90 ml से ज़्यादा हुआ जल, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे था ना, मान लेते हैं हम लोग कि ये रहा हमारा ग्लास, ठीक है, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, 90 ml जल है। ठीक है, ये जल है 90 ml, और इसमें मान लो कि आपने 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम क्या डाला, नमक डाला। ठीक है, तो 10 ग्राम नमक डालने के बाद तो इसका द्रव्यमान बढ़ना चाहिए था, ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे क्या कि ये बिल्कुल ऊपर नहीं जाता है। क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ हमें जानना होगा कि अच्छा क्यों नहीं जा रहा है। तो हमें पता है कि जो पदार्थ होते हैं, जैसे पदार्थ मैंने जल एग्जाम्पल दिया आपको कि ठीक है, कोई एग्जाम्पल में जैसे आप ले लिए कि ये जो जल है ये पदार्थ है। अब हमें देखना है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अच्छा नमक डालने के बाद हमें पता चल रहा है कि तो कुछ इंक्रीज नहीं करा, तो हो क्या रहा है, अच्छा तो हमें पता चलेगा कि जल जो है उसमें कुछ ना कुछ स्थान जो है उसका स्थान रिक्त है। ठीक है, इसके अंदर कुछ तो स्थान है जिसमें नमक जाकर घुल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि जो पदार्थ होते हैं उसमें रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसे आप जल लिए ना, अब उसमें देखना, अब घर पे जाना, एक गिलास लेना, ठीक है, छोटा सा गिलास लेना, उसमें चीनी डालना, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल लेना, और चीनी 2-3 चम्मच 4 चम्मच जितना डालना हो डालना, डाल के घुमा कर देखना। ठीक है, घुमाने के बाद आपको पता चलेगा कि जो जल का था लेवल वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं किया। इससे हमें यही पता चल रहा है कि जल में कुछ तो स्थान है। ठीक है, जल में कुछ तो स्थान है, यानी कि पदार्थ में स्थान होते हैं। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए कि जो पदार्थ है उसमें स्थान तो है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है, निरंतर गतिशीलता। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं उनमें निरंतर गतिशीलता भी होती है। जैसे देखो, इस एग्जाम्पल को भी हम लोग समझ सकते हैं, निरंतर गतिशीलता। ठीक है, अब जैसे मैं बोला कि पदार्थ किसे कहते हैं,
तो आपके दिमाग में क्या आया? मैंने तो बोल दिया कि पदार्थ जो भी आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब पदार्थ है तो वो गतिशील कैसे करेगा? जैसे सपोज डेट मान लो कि वहाँ मेरे दीवार है, तो उस कोने में मैंने एक अगरबत्ती रखा है, ठीक है, वो अभी जल रहा है, तो उसका सुगंध पूरे मतलब इस रूम में फैला हुआ है। इस रूम में फैलने के बाद क्या होगा? मेरे नाक में भी आएगा, मैं उसका गंध लूँगा ऐसे, तो मुझे दिखेगा कि हाँ कुछ तो मतलब वो गंध आ रहा है, उस तरह का कुछ भी स्मेल आ रहा है उसका, ठीक है, अगरबत्ती का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो अगरबत्ती वहाँ कोने पे रखा हुआ है वो भी पदार्थ है, ठीक है, वो जो अगरबत्ती रखा हुआ है वो भी पदार्थ है, क्योंकि डिफिनेशन हमारा क्या बोलता है पदार्थ का, कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं सब पदार्थ हैं, ठीक है। तो जो अगरबत्ती जल रहा है, ठीक है, तो वो भी पदार्थ है। तो उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है कि जो उसका गंध यहाँ तक आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि इसमें निरंतर गतिशीलता भी होता है, पदार्थ जो भी है उसमें थोड़ा ज़्यादा कम, इस तरह से करके। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे जल है, ठीक है, आप एक वो कर लिए ना, जैसे मान लो कि आपके घर कोई पोछा उछा लगा दिया है पूरे अच्छे से, ठीक है, अब वहाँ पे ना आप क्या करना कि 1 लीटर पानी लेना और यहाँ पे गिराना और उसे बोलना कि नहीं आप यहीं पे रहो, ठीक है, वो रहेगा यहाँ पे नहीं रहेगा, अब गिरा के देख लो, अब गिराओ और उसे देखो जल को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जल तो आपने यहाँ गिराया था लेकिन वो गया है कहाँ? गेट के बाहर निकल गया। तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि अच्छा इसमें गतिशीलता तो है, आपको जस्ट वहीं पे पता चल जाएगा कि गतिशीलता तो है, ठीक है। तो अब जैसे एक ए है, अब हम लोग इसे नीचे गिराते हैं, जैसे ये देखो रुमाल है, ये भी पदार्थ है, तो अब इसे नीचे गिराएंगे तो ये तो कहीं नहीं करेगा, तो कुछ ही पदार्थ होते हैं, लेकिन हाँ कुछ पदार्थ हैं जिसमें क्या हो सकता है? गतिशीलता हो सकता है, और कुछ पदार्थ होंगे जिसमें गतिशीलता नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि पदार्थ में रिक्त स्थान होते हैं। और पदार्थ में और क्या गुण है? निरंतर गतिशीलता। जल के उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, अगरबत्ती के उदाहरण से देख सकते हैं, कोई अच्छा बुरा स्मेल आ रहा हो तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि खाना को आप बहुत दिन तक रख दिए, ठीक है, जैसे मान लो कि आपको खाना था 1 2 3 दिन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? खाने में से स्मेल आने लगता है, ठीक है, खाना जो आपने रखा था उसमें से क्या हो रहा है? स्मेल आने लगा। तो वो खाने में से स्मेल क्यों आ रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो गंध है वो उस तरह से फैल रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है खाना भी क्या हो गया? खाना भी एक पदार्थ हो गया। तो पदार्थ में निरंतर गतिशीलता होता है, यानी कि उसका स्मेल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि पदार्थ जो होते हैं उसमें भी क्या होता है? गतिशीलता होती है, ठीक है। अब देखो एक टॉपिक यहाँ पे आता है और इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक टॉपिक और है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विसरण, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बड़ा से लिख देता हूँ विसरण, ठीक है। आखिर ये विसरण क्या है? ठीक है, ये विसरण क्या है? ये विसरण एक टर्म है, जैसे कोई बोलते हैं ना कुछ चीज़ें होती है तो उसका हम एक टर्म का नाम दे देते हैं। देखो विसरण का डिफिनेशन ये है कि जैसे कोई भी 2 पदार्थ हैं, ठीक है, 2 पदार्थ, ठीक है, 2 पदार्थ हैं, ठीक है, ये 2 पदार्थ क्या कर रहे हैं कि आपस में ना आपस में स्वतः, मतलब स्वतः, ठीक है, खुद ही, ठीक है, 2 पदार्थ। आप लिख लो डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो कि विसरण किसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे 2 पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मानना। अब जैसे देखो ये दोनों पदार्थ है, तो दोनों पदार्थ स्वतः ही क्या हो रहे हैं? मिल जा रहे हैं। मिलने के बाद क्या हो रहा है? इसी क्रिया को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि ये जो क्रिया है ये विसरण कहलाता है, ठीक है, जब भी 2 पदार्थ आपस में स्वतः मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल मत लिखना कि ए होगा, ठीक है। आप कौन सा एग्जाम्पल लोगे? जैसे देखो यहाँ पे जो हम लोग पहले एग्जाम्पल किए थे ना विसरण के उदाहरण के लिए, देखो पहला एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हवा है, ठीक है, हवा है, हवा में हम लोग क्या अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है। तो अगरबत्ती जो वहाँ पे कोने पे जल रहा है वो हमारे नाकों तक आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है? स्वतः मिल रहा है, ठीक है। हवा में जो अगरबत्ती का गंध है, स्मेल, वो स्वतः मिल रहा है। तो ये क्या है? हवा क्या है? पदार्थ है, दिख रहा है ना। हमने क्या बोला कि जो भी हम आप देख सकते हैं वो सारे पदार्थ हैं, और ये भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ कि ये जो हवा है और ये जो अगरबत्ती जल रहा है ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। तो हमने क्या बताया कि 2 पदार्थ, एक पदार्थ ए हो गया, एक पदार्थ ए हो गया, और स्वतः इसे कोई मिला रहा है। जैसे वहाँ पे अगरबत्ती जल रहा है, तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि चलो तुम वहाँ पे खड़ा हो जाओ और उस अगरबत्ती के गंध को मिलाना शुरू करो और वो फिर यहाँ आएगा, नहीं, वो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से देखो एक पदार्थ यहाँ पे था और एक पदार्थ यहाँ पे था। देखो एग्जाम्पल देखना,
ये दोनों क्या हो रहा है, स्वतः खुद मिलते रहे हैं, तो इसी क्रिया को क्या बोल रहे हैं हम लोग कि विसरण होता है। ठीक है, खुद पे मतलब खुद से ही हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से एक एग्जांपल और आप ले लो ताकि इस विसरण टर्म को समझ जाओ अच्छे से। ठीक है, कि विसरण है क्या। उसके बाद देखो, जैसे आपने यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक बीकर लिया। ठीक है, एक बीकर लिया था हमने। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला था, जैसे नमक है। ठीक है, नमक, और इसमें जल डाला हुआ था। ठीक है, तो नमक डालने के साथ ही क्या हुआ, ये खुद पे घुल गया। ठीक है, तो ये भी उदाहरण हो सकता है विसरण का। ठीक है, क्योंकि डाले हम लोग इसको और ये स्वतः घुल गया। तो यही बोल रहा है कि जब दो पदार्थ स्वतः ही आपस में घुल जाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग विसरण बोलते हैं। ठीक है, ये विसरण टर्म हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा टर्म क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, इससे हम लोग इरेज करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलो अब इससे हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और है जिसे आपको समझ लेना है, आसानी से समझ जाओगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे देन समझ जाओगे, ये कुछ मुश्किल चीज़ें है नहीं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस टर्म को हमें समझना होगा, तो हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो, उदाहरण के लिए ना, जैसे आप आकर्षण को समझना चाहते हो तो इस उदाहरण से कैसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ देखना, एग्जाम्पल तो हम लोग ले लेंगे कि किस तरह से एक दूसरे के साथ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप देखो कि आकर्षण किस तरह से हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है, यहाँ पे भी एक लड़का है, यहाँ पे भी एक लड़का है, और यहाँ पे भी एक लड़का है। ठीक है, ये सब जो है आपस में कमर से कमर में हाथ मिला के खड़े हुए हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जिससे कि मैं आपको आकर्षण को समझा पाऊँ। ठीक है, ये इसके हाथ कमर में डाला है, ये इसके कमर में हाथ डाला है, ये इसके कमर में हाथ डाला है, और चारों ऐसे खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस फर्दर एग्जाम्पल में 4 लड़के होंगे इस तरह से। ठीक है, इन्होंने अपने हाथ को इस तरह से क्या किया है, आपस में ऐसे हाथ को पकड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसमें भी 4 लड़के खड़े हैं। ठीक है, ये आपस में अपने अपने अंगुली को टच किए हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाथ टच है। ठीक है, इनका जो हाथ है यहाँ पे वो टच है, यहाँ पे पूरा कमर को ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये पूरा ऐसे धर के कमर इसका पकड़ा है, ये इसका कमर पकड़ा हुआ है, ये इसका कमर पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे जो फिंगर है ना, अंगुली, इनका यहाँ पे सिर्फ अंगुली टच है। ठीक है, यहाँ पे इसका अंगुली टच है, इसका अंगुली टच है, ये इसका। अब यहाँ पे एक लड़का है, जैसे आप एक लड़के हो, आते हो यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि चलो इन सबको आप अलग करो। ये गया है यहाँ पे, बोला इनको कि चलो, मैंने इनसे बोला कि चलो इसे छुड़ाओ, ये जो बीच से है इन्हें छुड़ाओ। तो ये कमर से कमर पे हाथ, मतलब इनका बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो इससे ये गया छुड़ाने के लिए इन चारों को। ठीक है, तो ये जब भी जाएगा छुड़ाने के लिए, जैसे आप गए तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें तो सबसे कम होगा। ये मतलब आपस बीच से ऐसे गुजर गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, छूट जाएंगे ये लोग। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमको समझना है आकर्षण को। ठीक है, कि अच्छा इसमें आकर्षण को हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कस के पकड़े हुए थे, ये भी थोड़ा कस के था, ये थोड़ा कम था, ये उससे भी कम था। तो इससे हम आकर्षण को कैसे समझते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप देखो, अब हम लोग देखते हैं ठोस है, जैसे ठोस है। ठीक है, गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जल। ठीक है, इसी उदाहरण से समझ सकते हैं क्योंकि ये दिनचर्या की चीज़ें हैं और इसे हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे जल यहाँ पे, तो जल को हम लोग रखते हैं तो पूरा बहते हुए चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आकर्षण है वो कम होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम आकर्षण होता है। अगर बात की जाए ठोस की, ठीक है, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, चाहे ये मार्कर जैसे आपको दिख रहा है, तो ये मार्कर बहुत ठोस है। ठीक है, इसका आकर्षण इतना ज़्यादा है कि इसे अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो शायद टूटे भी ना। ठीक है, तो टूटेगा भी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बीच से इसको तोड़ना है तो ये नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसका आकर्षण बहुत ज़्यादा है। क्यों? अब जैसे ये मार्कर है तो ये तो नाम इसका मार्कर है, लेकिन ये केमिस्ट्री के टर्म में क्या है, पदार्थ है। ठीक है, मैटर है। तो जब हम देख रहे हैं कि पदार्थ में आकर्षण होते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में होगा। जैसे देखो आप यहाँ पे जैसे ढेर सारा और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये आकर्षण समझने का लिए था और अब एग्जाम्पल से चीज़ों को समझना। ठीक है,
ये तो आप एक्टिविटी करोगे ना, तो एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हो कि हाँ ठीक है। एक एक्टिविटी और कर लेते हैं हम लोग। एक एक्टिविटी में आपको क्या लेना है, जैसे देखो लोहे की कील लेना है, ठीक है, आप लोहे ले लो, ठीक है, लोहे की कील, ठीक है, फिर ले लेना है आपको लकड़ी ले लेना है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ले लो, और क्या ले सकते हो एग्जाम्पल में, लोहे की लकड़ी, उसके बाद रबर ले लेते हैं, ठीक है, रबर, ठीक है, उसके बाद आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक, ठीक है, आपके सामने जो जो चीज़ें दिख रही है ना वो सब चीज़ें ले लो, ठीक है, रूम में, ठीक है। अब मैं आपको एक हथौड़ा दूंगा जिससे क्या करना है कि बारी बारी से इन पे चोट करना है, ठीक है। आप जब लोहे के कील को नीचे रखकर मारोगे, जितना भी मार लो, जितना भी मार लो, जितना भी मार लो, वो पूरी तरह से चपटा तो होगा नहीं, ठीक है। तो इससे जब आप एक लकड़ी लिए हो उस पर मारते जाओ थोड़ा, वो पूरा दम चकनाचूर हो जाएगा। और रबर तो मतलब टूट ही जाएगा, और प्लास्टिक है तो भी टूट ही जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक की जगह और कुछ उस तरह के एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिससे मारने के बाद, जैसे आप यहाँ पे एक लड्डू ले लो, मान लो लड्डू भी तो पदार्थ ही है। अब हथौड़ी लो और उसको मार दो, मारना नहीं, खाने का चीज़ है वो, ठीक है। तो आप उसे करोगे तो वो भी पूरी तरह से टूट जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो चीज़ें कमज़ोर होंगी, मतलब उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब उनके बीच आकर्षण कम होगा, जैसे लोहे का कील आपको दिख रहा है तो इसके बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बीच पदार्थ है और पदार्थ के बीच इतना ज़्यादा आकर्षण है कि इससे तोड़ना नामुमकिन है। अब जैसे मैं आपको हीरे की बात कर दूँ, ठीक है, हीरे दे दूँ आपको, ठीक है, हीरा, और उसके बाद आपको बोल दूं कि ये लो हथौड़ा और तोड़ते रहो, तो आपका मतलब पूरा दिन चला जाएगा लेकिन आप हीरे को नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण है, ठीक है। तो इससे हम समझ चुके हैं कि पदार्थ के बीच क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच आकर्षित, एक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ठोस में भी देख सकते हैं, गैस में भी देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्थाएँ पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है, जो पदार्थ की अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इस चैप्टर को ना हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को जब फिर पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि चीज़ें हो कैसे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है और इसमें कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। आप चीज़ों को रटना मत, इसमें कुछ नहीं है। पदार्थ क्या है आप एग्जाम्पल दे सकते हो, उसमें बता सकते हो तो बतौर कि किस तरह से हम लोग पदार्थ को डिफाइन कर सकते हैं। और मॉडर्न साइंस जो है वो 2 तरह से पदार्थ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तो हो गया। अब हमें देख रहे हैं कि पदार्थ जो है, बोर्ड पे ध्यान देना यहाँ पे, तब चीज़ों को समझ पाओगे। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, जनरली अभी 5-6 तरह की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी में 3 ही पढ़ना है। एक होता है ठोस अवस्था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पदार्थ की ठोस अवस्था है, ठीक है, ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था में जैसे देखो कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है। 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ठीक है। यहाँ तक मतलब आप पढ़े भी होगे, आपको पता भी होगा चीज़ें। अब हमें ठोस अवस्था को देखना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, इसका डिफिनेशन भी अगर मान लो कि पूछ दिया जाए, कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि ठोस अवस्था क्या है, तो आप कैसे बताओगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई ठोस पदार्थ ले ही लेते हैं, ठीक है। चलो कोई ठोस पदार्थ ले लिया जाए, तो कुछ ठोस पदार्थ में मान लेते हैं कि हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे देखना, ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग, कुछ करते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा काम और बच गया, तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम इसे रखते हैं तो इसका जो होता है आकार, इसका आकार तो है, ठीक है। ये जैसे ठोस आपको दिख रहा है ना, ये ठोस है। अब हम देख रहे हैं कि हाँ इसका एक आकार तो है, ठीक है। अब जैसे ये ठोस है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि इसमें गैप भी है, ठीक है। तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर कुछ, अगर मान लो कि हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, तो इस ठोस का भी तो कुछ आयतन होगा, ठीक है। इसका आकार जो है, आयतन है, वो दोनों क्या है, फिक्स है। ये जो ठोस हम लोग लिखें, जैसे मान लो कोई भी ठोस आप अभी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोट का मैंने बताया, ठीक है। उसी तरह से मान लो ये हाथ है मेरा, तो इस हाथ का भी जो आकार और आयतन है वो क्या है, निश्चित है। आप एग्जाम्पल पे लिख सकते हो या डिफिनेशन के तौर पे कि जो ठोस अवस्था वो है जिसका क्या हो, आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो,
ठीक है। देखो अब इसमें भी चीज़ें रटने वाली चीज़ें है नहीं, ठीक है। अब आपको आकार तो पता ही होगा, आकार एक शब्द है, ठीक है, इस शब्द के तौर पे यूज हो रहा है। अब आप आकार तो जानते ही होंगे, जैसे एक ठोस है तो इसका भी कुछ आकार है, ये ब्लैक बोर्ड है तो इसका भी कुछ आकार है, और ठोस का आयतन भी होता है, ठीक है। आयतन वाले टर्म को भी हम लोग समझेंगे कि आयतन क्या है, लेकिन अभी बस आप इतना याद रखो कि इस ठोस है उसका क्या है, एक आकार है और एक आयतन होता है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी पदार्थ को बोलते हैं कि ये ठोस अवस्था है। अब जब हम लोग द्रव अवस्था की बात आता है, ठीक है, ठोस अवस्था क्लियर हो गया कि ठोस अवस्था किसे बोलेंगे, जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा, तब हम लोग उसे जनरली ठोस बोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ठोस अवस्था है वो तो हम लोग समझ गए कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है, एकदम निश्चित होगा, कोई उसमें बदलाव होने वाला है नहीं। उसके बाद आता है एक हमारे पास द्रव अवस्था, ठीक है, इसमें क्या मान रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो आप द्रव का नाम तो जानते ही होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जल भी क्या है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं केरोसिन, ठीक है। उसके बाद तेल भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये तेल हो गया। और कोई भी लिक्विड जो आप यूज करते हो उसका भी यहाँ पे ऐसे आपको नाम लिख देना है, ठीक है। अब आप इस जल को देखोगे तो इस जल को डिफाइंड कैसे करोगे। अगर मान लो कि कोई बच्चा आया यहाँ पे और इसे बोल रहा है कि नहीं ये तो ठोस है, ठीक है। अगर कोई बच्चा एक आ गया और वो जिद करने लगे कि नहीं ये तो ठोस है, हम इसे ठोस बोलेंगे, तो हम उसे क्या बताएंगे कि अच्छा यार तुम तो डिफिनेशन तो उसको चाहिए ना, वो पता कैसे करे। जैसे जल है, मैं आपको जल दे दूँ और बताऊँ कि ये ठोस है कि द्रव, जैसे आपको आप रट लिए हो, मान लो कि ये जो द्रव अवस्था है ये जल है, ठीक है। ये तो रट के आदमी जान सकता है ना कि हाँ जो द्रव अवस्था होता है वो जल होता है, लेकिन हम कैसे जानेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि चलो मेजर करके बताओ कि जो जल है ये कैसे मतलब द्रव अवस्था है, और एक बच्चा है और बोल रहा है कि ठोस है, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, मैं इस बच्चे को बोलूँगा कि देखो यार इस जल को ना एक ग्लास में ले लेते हैं, ठीक है, इस जल को एक ग्लास में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जल पूरा इस तरह के आकार में भर गया, ठीक है। अब इस जल को ना इस तरह के बीकर में लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह का कोई बीकर है, ठीक है, यहाँ से इसमें ये जगह है। तो अब इसी जल को देखो, ये जो यहाँ पे जल था, ठीक है, इस केरोसिन को और बाकी चीज़ें जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको लिख रहे थे उसे हम लोग इरेज कर देते हैं। आप ऐसे कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये जल था, ये लड़का बोल रहा है कि नहीं ये ठोस है, तो हम इसे समझाएंगे कि नहीं यार तुम कुछ तो गलत बोल रहे हो, ये जल को हम लोग इसमें डालें, ठीक है, उसी तरह से इस जल को हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पहले तो जो जल था इसका आकार इस तरह का था, ठीक है, अब इसका आकार इस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है, जल में कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम यहाँ पे जैसे देखो, जैसे यहाँ पे लिए आपके इतना 100 ml, ठीक है, यहाँ पे भी आप ले लिए 100 ml जल, ठीक है। अब इस 100 ml जल को हम लोग यहाँ पे डालें तो इस तरह के आकार का हो गया और इस तरह का आकार हो गया। अब मान लो कि आपने कुछ और एक अजीब सा बर्तन लाया, आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने इसे यहाँ पे डाल दिया, तो अब यही 100 ml जो वाटर है, जो जल है, ये इस तरह का आकार ले लिया। तो इससे हमें लग रहा है कि अच्छा, इसे तो ये बोल रहा है कि ये ठोस है, लेकिन ठोस का डिफिनेशन क्या है कि जिसका आकार क्या हो, निश्चित हो, और आयतन भी क्या हो, निश्चित हो। लेकिन हम उसे बताएंगे कि नहीं ये जो जल है इसका आकार निश्चित नहीं है। ये आपको आकार इसका निश्चित दिख रहा है, निश्चित दिख रहा है इसका आकार। ये जो जल है ये तो 3 तरह से, और अगर मान लो कि आप कुछ और बर्तन लाए उसमें डाले तो इसका आकार बदल जा रहा है। तो हम इस बच्चे को क्या बोलेंगे कि नहीं तुम गलत बता रहे हो, ये जो जल है इसका आकार सेम नहीं है, ठीक है, इसका आकार बदल रहा है, ठीक है। तो जो द्रव अवस्था का डिफिनेशन होगा वो क्या होगा कि जो भी द्रव अवस्था है उसका आकार निश्चित नहीं है। हमें पता चल रहा है इस एग्जाम्पल से कि इसका तो आकार ही निश्चित नहीं है, तो हम लोग इसे क्या बोल देंगे कि नहीं इसका आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। आयतन इसका निश्चित है, देखो यहाँ पे भी 100 ml लिए, वहाँ पे भी 100 ml लेंगे, यहाँ पे भी 100 ml लिए, तो इसका डिफिनेशन अब हम लोग लिख देते हैं। फिर इस बच्चे को बताएंगे कि आपने यहाँ पे कहाँ पे गलती की है जल के बारे में, ठीक है। तो द्रव अवस्था किसे बोलेंगे, जिसका देखो यहाँ पे जैसे लिख लेना, द्रव अवस्था उस अवस्था को बोलेंगे, लिख लो, द्रव अवस्था उस अवस्था को बोलेंगे जिसका
अनिश्चित होगा, ठीक है, अनिश्चित, ठीक है, आकार अनिश्चित होगा। और जो आयतन है, ठीक है, आपने देखा कि आयतन क्या है इसका, निश्चित है, निश्चित आकार का ले रहा है वो, ठीक है। तो हम इस बच्चे को बोलेंगे कि नहीं यार, इसका जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, जो द्रव है उसका आकार हम लोग देखें, इसे बताएं कि देखो इसका आकार बदल रहा है, ठीक है। तो तुम इसे ठोस कैसे कह सकते हो, ये अब नहीं बोलेगा, ये समझ गया है। तो यहाँ पे इस बच्चे को समझ में आ गया कि इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। अब हम जल नहीं है, इसको कुछ और में डाल रहे हैं तो कुछ और आकार का, कुछ और में डाल रहे हैं तो कुछ और आकार का, तो ये तो मतलब एकदम खराबी है इसका। तो इसीलिए हम द्रव किसे बोलेंगे, हम लोग देख लेंगे जल को कि अच्छा ये आकार बदल रहा है, इसका आकार निश्चित नहीं है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ये द्रव अवस्था में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या, जल, केरोसिन और बाकी जो भी लिक्विड आप द्रव अवस्था वाले लिक्विड को लेते हो, ठीक है। तो ये द्रव अवस्था भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे क्या, गैसीय अवस्था को, ठीक है, कि आखिर गैसीय अवस्था क्या है, ठीक है। देखो, गैसीय अवस्था, ये सब चीज़ें जो ठोस अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है, इसमें हमें दो ही टर्म याद रखना होता है, ठीक है। पहला आकार और आयतन, ये दो ही टर्म को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और देखो, ऐसा नहीं है कि डिफिनेशन आपको कुछ भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, आप देखते ही हो जल को, ठीक है। अब गैस की बात करते हैं, तो गैस में आपने बहुत सारे गैस का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, CO है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हीलियम गैस है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि नियोन गैस है, ठीक है, गैस का नाम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गैसीय अवस्था में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो कि आपने यहाँ पे एक क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, यहाँ से इसे हम लोग इसे बंद कर देते हैं और इसमें गैस डालते हैं, ठीक है। गैस डालने के बाद देखेंगे कि जो इसका गैस है, इसका क्या है, जो आकार है निश्चित है, आकार अनिश्चित है, ठीक है। तो गैस में हम देखेंगे कि इसका तो आकार भी अनिश्चित है और जो आयतन आएगा इसका, ठीक है, आयतन में क्या होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि गैस जो है, कोई भी गैस है, तो ना ही उसका आयतन निश्चित है और ना ही उसका आकार निश्चित है। तो इस बच्चे को समझाने के लिए हम यहाँ पे इस बच्चे को समझा चुकेंगे कि देखो, जब तुम गैस लोगे, जैसे ये बच्चा आया और CO2 लेता है, CO2 जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो CO2 को हम लोग इसको देंगे कि लो हमारा CO2 ले जाओ तुम, और पहला काम करो कि उसके आकार को देखो। तो बोलेगा कि आकार, अगर इस CO2 को हम लोग इस तरह के सिलेंडर में भर देते हैं तो इस तरह का हो जाएगा। अगर मान लो कि ये सिलेंडर इस तरह से है तो इस तरह का आकार का हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे कोई इस तरह से वो था और इसमें डालने के बाद ये इस तरह का आकार का हो गया, ठीक है। मान लो कि फिर इस तरह का सिलेंडर लाए और इसमें इसको डाल दिए तो ये इस तरह का आकार का भी ले लेगा, ठीक है। तो ये किसी भी तरह के आकार को ले रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हाँ, इसमें गैस में तो गड़बड़ है। तो गैस में क्या हो रहा है कि इसका आकार निश्चित नहीं है। उसी तरह से इसका जो है आयतन जो है वो भी अनिश्चित होता है, ठीक है। जब इसके आयतन को लेंगे तो ये जो आयतन है वो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ना ही गैस का क्या है, आकार अनिश्चित है और ना ही इसका आयतन निश्चित है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, गैस बोल देंगे, ठीक है। तो अगले सेशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसके जो कुछ टर्म होते हैं, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर क्या है, ये सब छोटी छोटी टर्म है। तो वो आई थिंक 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें हम लोग चीज़ों को बाकी समझ लेंगे। बाकी आई होप कि आप चीज़ों को फील किए होगे, ठीक है। कुछ भी चीज़ याद नहीं करना है, ठीक है, और याद करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि याद करोगे भूल जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप चीज़ों को रटो मत, चीज़ों को समझो, जितना ईजी वे में हो सकता है उतना ईजी वे में समझो, ठीक है। और चीज़ों को भौतिक जगत से, यानी कि पृथ्वी जहाँ पे आप रह रहे हो, उन सब चीज़ों से रिलेट किया करो ताकि चीज़ें और बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।